हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आज दुनिया भर में डिबेट चल रही है कि एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स में से कौन से फंड्स बेटर हैं, और या फिर ये डिबेट एक कदम और आगे निकल चुकी है, जहां पर ये भी डिस्कशन चल रही है कि कौन से टाइप की कंट्रीज के लिए, जैसे कि डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री के लिए, कौन से टाइप की कंट्रीज के लिए एक्टिव फंड्स बेटर है और कौन से टाइप की कंट्रीज के लिए पैसिव फंड्स बेटर है। खैर, इसका कंक्लूजन जो भी हो या आपके माइंड में जो भी थॉट चल रहा हो, हम इस बात को तो अवॉइड नहीं कर सकते, हम इस बात को तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि पैसिव फंड्स में आप पीसफुली अपने लिए डिसेंट रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक्टिव फंड्स में आप फंड मैनेजर पर डिपेंडेंट होते हैं और फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी ये आपके हाथ में नहीं होता है। लेकिन पैसिव फंड्स में तो ऑब्वियसली वो सिर्फ एक इंडेक्स को फॉलो कर रही है, तो उनके हाथ में कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं होती हैं। इसीलिए अगर आपको रिलेटिवली सेफर रिटर्न चाहिए, यहां पर मेरा मतलब सेफ्टी से ये नहीं है कि आप डेट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर इक्विटी मार्केट बढ़ रही है और आप अपने फंड मैनेजर पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो यहां पर पैसिव फंड्स डेफिनेटली आपके बचाव के लिए आ सकते हैं। लेकिन क्या पैसिव फंड्स को भी सिलेक्ट करना आसान होता है? नहीं दोस्तों, पैसिव फंड्स भी इतने सारे होते हैं कि आपको यहां पर थोड़ी सी स्टडी करके अगर आप अपने लिए पैसिव फंड्स को सिलेक्ट करना सीख जाएंगे, तो आप यहां पर भी एक्स्ट्रा आधे से 1% के आसपास एनुअल रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। रादर मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि हर इन्वेस्टर के लिए अलग अलग टाइप के पैसिव फंड्स होते हैं। अगर आपने अपने किसी कजन से या आपने अपने किसी फ्रेंड से ये सुना है कि वो ऐसे ऐसे पैसिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप उसको रेप्लिकेट करके सेम रिटर्न्स जनरेट कर लेंगे, दोस्तों रिटर्न्स तो सेम आ जाएंगे, लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वो रिटर्न्स आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं है। अगर आपके वो फ्रेंड, उनकी एज 50 इयर्स के आसपास की है जबकि आपकी एज 30 इयर्स के आसपास की है, हाँ शायद आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि 30 ईयर वाला 50 ईयर के साथ फ्रेंड कैसे हो सकता है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल हियर। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी एक के रिस्क कैपिटाइट ज्यादा है और किसी एक के रिस्क कैपिटाइट कम है, तो दोनों के पैसिव फंड्स की सिलेक्शन भी अलग अलग होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ ये टॉपिक डिटेल में कवर करने वाला हूं कि आपको अगर अपने लिए पैसिव फंड्स चूज करने हैं तो वो किस तरीके से किए जाते हैं, कौन सा पैसिव फंड आपके लिए सही रहेगा और कौन सा पैसिव फंड आपके लिए उतना सही नहीं रहेगा। एट द सेम टाइम पैसिव फंड्स को सिलेक्ट करने के लिए कौन से पैरामीटर्स को आप फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो प्लीज मेक श्योर कि आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी के अभी नीचे एक्साइटेड करके कमेंट कर दीजिए, सो दैट मेरा भी एक्साइटमेंट बना रहे और आपका भी एक्साइटमेंट वीडियो के एंड तक बना रहे। अब दोस्तों चलते हैं, हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि पैसिव फंड्स चूज कैसे करने। दोस्तों, रूल नंबर 1 आपको जो अपने लिए फॉलो करना है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इस बारे में सोशल मीडिया पे, इस बारे में आपके आसपास दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, परिवार में इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हर कोई पैसिव फंड्स में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिस पर मैं अभी आने वाला हूं, उसके बारे में तो सारे बात कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये पैरामीटर क्या है? दोस्तों, आप मुझे बताइए, अगर आपकी एज 20 इयर्स की है और मेरी एज 50 इयर्स की है और हम दोनों ही पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो क्या आपको लगता है हम दोनों के फंड सेम होने चाहिए? क्या हम दोनों को ही निफ्टी के ही पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या सेंसेक्स के पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर हम दोनों को निफ्टी नेक्स्ट 50 में करना चाहिए या निफ्टी आईटी में करना चाहिए? ऑफ कोर्स आपको मेरी बात का जवाब मिल चुका होगा अब तक। दोस्तों, सबसे पहली चीज होती है रिस्क एपेटाइट। और दोस्तों, यहां पर पहला थंब रूल क्या है? यहां पर पहला थंब रूल है आपकी एज और आपकी नॉलेज और रिस्क एपेटाइट अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स। अगर आपकी एज कम है तो आपको पैसिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऑफ कोर्स पैसिव फंड में सभी लोग कर सकते हैं, मैं तो ये नहीं कह रहा कि किसी को करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी एज कम है तो आप थोड़ी सी रिस्कियर टाइप ऑफ पैसिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे, आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें, लेकिन अगर आपकी रिस्क एपेटाइट डिसेंट है, अच्छी है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो पैसिव फंड है वो आपके लिए हो सकता है, निफ्टी बैंक का जो पैसिव फंड है वो आपके लिए हो सकता है, निफ्टी आईटी का जो पैसिव फंड है वो आपके लिए हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पैसिव फंड्स हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। वैसे पैसिव फंड्स की जगह हम ये वर्ड इंडेक्स फंड भी यूज कर सकते हैं, और यहां पर अगर आपको धन के प्लेटफॉर्म पे सारे म्यूचुअल फंड्स चेक कर रहे हैं तो आप सिंपल गूगल पे सर्च कीजिए धन म्यूचुअल फंड्स। तो यहां पर आपके सामने धन के सारे म्यूचुअल फंड्स ओपन हो जाते हैं। यहां पर हम चलते हैं नीचे और यहां पर हम क्लिक करते हैं इंडेक्स फंड्स पे। अब ये इंडेक्स फंड्स में भी मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं। दोस्तों, अब यहां पर देखिए, कोई फंड निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है। निफ्टी 50 इनमें से सबसे सेफर टाइप ऑफ इंडेक्स फंड कंसीडर किया जा सकता है। एट द सेम टाइम सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने वाले जो इंडेक्स फंड्स हैं वो भी बहुत ही सेफ कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन अब आप मुझे बताइए, जो निफ्टी स्मॉल कैप फंड है, जो निफ्टी मिड कैप फंड है, जो निफ्टी बैंक का सेक्टोरल फंड है,
और निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है, क्या ये दोनों भी उतने ही सेफ हैं? नहीं दोस्तों। अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होनी चाहिए। और ये जो सेक्टोरल फंड्स हैं और जो नीचे वाले फंड्स हैं, एज इन निफ्टी के टॉप 50 के बाद वाले जो फंड्स हैं, चाहे वो निफ्टी के नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स वाला फंड हो गया, चाहे वो निफ्टी मिड कैप या फिर स्मॉल कैप फंड हो गया, ये सारे जो इंडेक्स फंड हैं इनमें ज्यादा रिस्क होता है और ये ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं। जैसे कि मैं रिसेंटली अभी एक ब्रोशर स्टडी कर रहा था किसी एक न्यूली लॉन्च इंडेक्स फंड का, उन्होंने वहां पर मेंशन कर रखा था कि पिछले 10 साल में हमारे मिड कैप फंड ने अप्रोक्सीमेटली 15.5 से 16% के आसपास का रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो उसने 13% की कुछ रेंज में रिटर्न दिया हुआ था। तो यहां पर मिड कैप में आपका रिटर्न ज्यादा है, आपका रिस्क भी ज्यादा है, स्मॉल कैप में ये रिस्क और रिटर्न की रेशो और ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप रिलेटिवली यंगर हैं तो ये वाले इंडेक्स फंड्स आपके लिए हो सकते हैं, और अगर आपकी एज ज्यादा हो चुकी है, अगर आपका रिस्क लेने का मन नहीं है, तो फिर आपको निफ्टी या सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये तो हुआ आपका पहला रूल। दोस्तों पहला रूल हमेशा पहला रूल रहेगा। यही एक थॉट प्रोसेस है जिसके बेसिस पे आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वैसे आपके डेट मार्केट के भी इंडेक्स फंड हो सकते हैं जहां पर वो 5 ईयर से लेकर 15 ईयर्स के बीच के डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप चाहें, अगर आप रिटायर्ड हैं या फिर रिटायरमेंट के बहुत पास हैं, तो आप ऐसे डेट के भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम डेट मार्केट की तरफ नहीं जा रहे। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आप इक्विटी मार्केट की तरफ इंक्लाइंड है, क्योंकि हमारा ज्यादातर क्लाइंट बेस जो है वो यंगर एज का है। तो उनके लिए मोस्टली फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड भी यही होता है कि आप इक्विटी की तरफ ही ज्यादा इंक्लाइंड रहे कंपेयर टू डेट। अभी सेफ्टी नहीं, अभी रिस्क लेने का टाइम हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर। खैर एनीवेज, ये सारी चीजें आप और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर डिसाइड करें तो वो ज्यादा अच्छी बात है। आई एम नो वन टू रिकमेंड हियर। तो दोस्तों यहां पर पहला मेरा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि मेरी एज कितनी है, मेरी रिस्क एपेटाइट कितनी है, इसके बेसिस पे मैं अपने लिए सबसे पहले इंडेक्स फंड सिलेक्ट करूंगा। अब अगर मैं मान लेता हूं कि मैंने यहां पर निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड सिलेक्ट कर लिया, अब यहां पर दोस्तों दो और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आते हैं जो रिलेटिवली छोटे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे इन्हीं को ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। इसकी वजह से आपके रिटर्न्स में बहुत बड़ा एस्टॉनिशिंग डिफरेंस नहीं आ जाएगा। एस्टॉनिशिंग डिफरेंस आएगा पहले वाले क्राइटेरिया की वजह से, यहां पर भी डिफरेंस आएगा लेकिन बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस क्या है? पहला है ट्रैकिंग एरर का और दूसरा है टोटल एक्सपेंस रेशियो का। तो यहां पर मैं टोटल एक्सपेंस रेशियो लेकर चलता हूं जिसका डेटा हमारे पास रेडिली अवेलेबल होता है। तो यहां पर आपको सारे के सारे नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड दिख रहे हैं, जिसमें पहला आपका कोटक का हो गया, दूसरा निपॉन इंडिया का हो गया, तीसरा मोतीलाल ओसवाल का हो गया, फिर एक्सिस हो गया, नावी हो गया, डीएसपी, यूटीआई और एसबीआई, ये सारे हो गए। इनमें से मैं कोई भी दो फंड आपको खोल के दिखा देता हूं, जैसे कि कोटक का फंड है। आप यहां पर देखिए सबके रिटर्न्स ब्रॉडली तो सेम ही है, 8.11 से 8.33, तो 0.2% के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। 3 साल के अंदर देखिए तो 17.44 से 17.64, अगेन 0.2% का डिफरेंस आ रहा है टोटल मिला के 3 साल के अंदर भी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। हाँ डिफरेंस है, जितना ज्यादा रिटर्न मिल जाए वो अच्छी बात है, लेकिन क्या ये बहुत बड़ा डिफरेंस है? नहीं। लेकिन वहां पर जहां पर मैंने निफ्टी और निफ्टी मिड कैप की बात करी थी, वहां पर सीधा सीधा 2 से 3% का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। 2 से 3%, वो भी कंपाउंडेड। तो आप सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। यहां से इस पैरामीटर से 10 गुना ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। इसलिए मैंने बोला कि इसके बारे में तो सभी बात कर रहे हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, सबसे पहले हमने खोल दिया कोटक का और फिर हमने यहां पर ओपन किया निपॉन का। तो यहां पर मैंने कोटक के फंड को जब ओपन किया तो हम यहां पर इसकी एक्सपेंस रेशो देखेंगे। यहां पर आप नोटिस करें कि इसकी एक्सपेंस रेशो जो आ रही है वो 0.10% आ रही है। वहीं पर निपॉन की अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर आपका डिफरेंस 0.29% का आ रहा है। तो टोटल मिला के आपका अगेन 0.19% का, वही सेम नंबर 0.20% का डिफरेंस आ रहा है, जबकि पहले वाले केस में इससे 10 गुना का डिफरेंस आ रहा था। तो दोस्तों यहां पर इंडेक्स के फंड के कंपैरिजन में आपका फंड कितना रिटर्न दे रहा है उसमें आपका डिफरेंस छोटा सा आएगा, इसको हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। एक्सपेंस रेशो से आपका डिफरेंस भी छोटा सा आएगा, जिसे 0.10 से लेकर 0.40 के बीच में कुछ हो सकता है। सबसे बड़ा डिफरेंस आपका पहले पैरामीटर की वजह से आएगा। तो ये 3 पैरामीटर ऐसे हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से आपको पैसे फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दोस्तों आप यहां पर ये सारे म्यूचुअल फंड्स खुद ब खुद परचेस कर सकते हैं। आपको सिर्फ धन के प्लेटफॉर्म पे जाना है, ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है, डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब आपको किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं देनी है। तो आपको ऑटोमेटिकली अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अपने लिए फंड सिलेक्ट करना है, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड उठाना है, रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अपने लिए बेहतरीन फंड चूज करना है, और उसके बाद आपने इसमें कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करना है। जब जब मार्केट नीचे गिरेगी तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडली इंडियन मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है, आई होप कि आपका भी ऐसा ही होगा।
और एट द सेम टाइम कंटिन्यूअसली आप इसमें एसआईपी भी रन कर सकते हैं। तो दोस्तों कंटिन्यूअस एसआईपी और मार्केट के गिरने पर लमसम, ये दोनों चीजों को एक साथ फॉलो करके आप जितना रिटर्न का डिफरेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी या निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का था, उतना ही डिफरेंस आप यहां पर भी और जनरेट कर सकते हैं। मतलब अगर इंडेक्स ग्रो कर रहा है 12% के रेट से, तो आपका फंड 13, 14, 16% से ग्रो कर सकता है अगर आप गिरी हुई मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। खैर, मैं आपको यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कुछ बाय या सेल करने की। ये कौन सा फंड परचेज करना है, कब परचेज करना है, ये सारी चीजें आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको अच्छे से समझा सकते हैं, और या फिर खुद यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। दोस्तों यहां पर ये इंडेक्स फंड आपके लिए लॉन्ग टर्म में कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए आप यहां पर एक बार टाइप कीजिए धन कैलकुलेटर्स। यहां पर आपको धन की कैलकुलेशन वाले सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे कि अगर आप इस इंडेक्स फंड में एसआईपी करते हैं तो यहां पर आप एसआईपी कैलकुलेटर पे जाइए। अगर आप मंथली एसआईपी 50,000 रुपीज की करते हैं और आपका निफ्टी का इंडेक्स 12% से ग्रो करता है, तो 15 साल में आपने 90 लाख रुपीज डिपॉजिट किए और आपको मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.62 करोड़ का रिटर्न्स, जो कि टोटल हो जाता है 2.52 करोड़ के आसपास का रिटर्न। तो आप कितने रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप इन कैलकुलेटर्स को यूज करके निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने इंडेक्स फंड कैलकुलेटर भी है। यहां पर आप किसी इंडेक्स फंड में कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं या फिर लमसम कर रहे हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर रेडिली अवेलेबल है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इन कैलकुलेटर्स के थ्रू अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो दोस्तों ये थे 2 से 3 डिफरेंस जो मैंने आपको बताए, किस तरीके से आप अपने लिए इंडेक्स फंड का सही सिलेक्शन कर सकते हैं। क्या आपके माइंड में इंडेक्स फंड को लेकर कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। कैसे लगी आपको ये वीडियो, वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.